ऑलराइट। तो यहाँ मैं बेसिकली इसका बता देती हूँ कि ये शुरू कैसे होता है। ये शुरू कैसे होता है? इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड काइनेटिक्स, यानी कि स्ट्रेटम जर्मिनेटम से लेकर स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जो हमारा सेल्स का प्रोडक्शन होता है और वो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचकर सेल्स जाती हैं, तो इस प्रोसेस को होने में 28 डेज तकरीबन लगते हैं। पर सोरियासिस के पेशेंट में ये जो प्रोसेस है ये 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि नए सेल्स बन जाते हैं और पुराने नहीं गिरते हैं। तो वो बक्कल की शक्ल में जो है वहां इकट्ठे होते रहते हैं और बिल्कुल चमकदार स्केली स्किन जो है वो नजर आए, ऐसा प्लाक सोरियासिस में दिखेगा। बाकी हम अदर दूसरे काइंड ऑफ सोरियासिस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीडिएटेड बाय ऑटो इम्यून मैकेनिज्म एंड ट्रांसमिटेड जेनेटिकली, तो ये खानदानी तौर पर मुंतकिल होता है। मतलब कि जो सोरियासिस का पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वो जीन्स होंगे जो उसके खानदानी तौर पर, मतलब जेनेटिकली उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उसके ऊपर जो है कोई ना कोई एग्रावेटिंग फैक्टर जब लगेगा तो वो लीजन जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। ऑटो इम्यून मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म को भी अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे होता है। तो जब जो साइट है, जो साइट ऑफ द लीजन वो आपको कैसे दिखेगा? डॉक्टर जीशान आप हैं क्लास में क्या? जीशान, अगर स्लाइड शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको भेज देती हूँ, क्योंकि मैं इधर से नहीं कर पा रही हूँ। ऑलराइट, हम ऐसी बात करते हैं। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जो भी पावर पॉइंट था, तो हो नहीं पा रहा क्योंकि ये लिंक जो है किसी और ने, एनी हाउ। तो जो जो साइट है, जो साइट ऑफ द लीजन है, वहां पर आपको क्या चीजें, 3 चीजें आपको देखने की मिलेंगी वहां पर। हाइपर प्रोलिफरेशन, इन्फ्लेमेशन एंड वास्कुलर चेंजेस। मतलब हाइपर प्रोलिफरेशन, जो सेल्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यानी कि जब हम उस स्किन को वहां से जो बक्कल जैसी, मछली जैसी, छिलके जैसी स्किन को जब हम किसी स्लाइड की हेल्प से वहां से रिमूव करेंगे तो नीचे आपको पेडिशियल हेमरेजेस यानी कि पिन पॉइंट हेमरेजेस दिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपको मिलेंगी, और जो वास्कुलर चेंजेस होते हैं वहां पर भी, वास्कुलर चेंजेस के साथ वहां पर एपिडर्मिस में भी और वास्कुलर लेवल पर भी आपको टॉर्टिसिटी या डेवलप हो सकती है और वहां आपको दिख सकते हैं उसकी साइन। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अगर हम बात करें कि 2 से 3% जो लोग हैं हर साल इंडिया में इस बीमारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2 to 3%। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में ही जो है वो कितने इसके पेशेंट्स होंगे। और ऑलमोस्ट ये बॉडी के अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, चेस्ट, बैक, पाम, सोल्स, कहीं पर भी हो सकता है, बैक एक्सट्रीमिटीज, एनीवेयर। ठीक, तो अब हम इसकी थोड़ी सी, ये होता कैसे, इसकी इटियोपैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भाई अब जेनेटिक तौर पर मैंने बताया भाई जीन्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो जीन्स में जो जो इन्वॉल्व होती है उनके लोकाई जो है वो मैं वैसे आपको बता देती हूँ। लेकिन जो इसकी ऑटो इम्यून हाइपोथेसिस है जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, यानी कि इसमें टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के स्किन के अगेंस्ट ही काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? जर्म्स के अगेंस्ट काम, लेकिन वो यहाँ अपनी ही स्किन के दुश्मन बन जाते हैं और अपनी ही स्किन के अगेंस्ट जो है वो काम करने लगते हैं, मतलब गलत सिग्नल मिल जाता है। तो इसीलिए जो है वो 28 डेज की जो साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाती। अब यहाँ जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें से जो क्रोमोसोम 6 होता है, क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है, उसका जो एमएचसी रीजन होता है, एमएचसी रीजन का मतलब आप समझ लीजिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो एमएचसी रीजन होता है ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और सोरियासिस में ये गलत सिग्नल देता है। नहीं वो तो क्या, मैं यहाँ तक कुछ समझा पाई हूँ नहीं या नहीं? अरे
मैम रिपीट करें। डॉक्टर नुसरत, मैं यहाँ तक कुछ समझा पाई हूँ या नहीं? मैंने यहाँ जी बोला, क्योंकि आपने मुझसे कई बार इस टॉपिक के लिए बोला, मैंने बोला कि इसमें जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो जेनेटिक लेवल पर मैं बता रही हूँ, तो उसमें से जो क्रोमोसोम जो 6 होता है उसका इन्वॉल्वमेंट है। और क्रोमोसोम 6 में भी जो एमएचसी रीजन होता है, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो इसमें जो सोरियासिस की में जो है ये गलत सिग्नल दे देता है। और दूसरा, जहां हम क्या करते हैं, जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जीन्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने जो जो जीन्स हैं उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पेशेंट को जो एलोपैथी वाले पूछेंगे भाई आप जीन्स चेंज कर सकते नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम जहां से उसका इनिशिएशन हो रहा है, जो एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं, वहां पर हम काम करते हैं। जीन्स तो वही रहेंगी पेशेंट की, ठीक है, हम जीन्स को नहीं बदल सकते। तो अगर आप देखो, अब इसके अंदर चारों फिल्टों का इन्वॉल्वमेंट होता है सोरियासिस में। देखो, टी लिम्फोसाइट्स अगर इन्वॉल्व है, इसका मतलब दम का इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सफरा और सौदा भी कैसे कैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मैं इसके लोकाई भी बता सकती हूँ, कौन कौन से लोकाई पे जो है ये होता है, लेकिन चलो खैर वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, आप बेसिक चीजें समझ लीजिए। नाउ, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्या आ जाएगा इसमें? फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा जो होता है, जिस जगह पर चोट लगी है वहां पर ये सोरियासिस का लीजन, जिस पेशेंट के अंदर सोरियासिस की जीन्स है उसको डेवलप हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे सर ने भी हमें बताया था कि देखो, अगर किसी को आदत होती है वो टेबल के ऊपर ऐसे बैठता है और वो ऐसे ना कोहनियों को बार बार उसके इरिटेट होते हैं, वो मतलब वो जो कोहनियां जो है वो बार बार टेबल से रगड़ खाती हैं, तो उस जगह पर जो है वो सोरियासिस का लीजन जो है वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो लगातार जो है वो कोहनी उससे जो है वहां रगड़ खा रही, ठीक है। दूसरा, इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी का कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो उस जगह पर स्किन इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वहां पर सोरियासिस का लीजन जो है वो डेवलप हो सकता है। स्ट्रेस तो पहले से ही होता है, लोग उनसे जो है वो मतलब सोरियासिस के जो पेशेंट है अगर वो पहले से ही स्ट्रेस में है, या सोरियासिस होने के बाद वो स्ट्रेस में हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो उसको उससे परहेज करने लग जाते हैं, तो भी ये लीजन जो है वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो खुश्की है, ड्राइनेस जो है, उनके इस मर्ज के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, ठीक है। तो ड्राइनेस नहीं होगा। कुछ जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में जैसे कि से फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स आपके आ जाते हैं, लिथियम या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक। अगर पेशेंट लगातार ले रहा है, किसी वजह से ले रहा है, तो वो जो है फर्दर सोरियासिस की वजह बन जाता है उसकी बॉडी में। लॉन्ग टर्म में अगर वो खा रहा है इस तरह की मेडिसिन, तो उसकी बॉडी में सोरियासिस के लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ, इसके जो जो पीक आवर्स होते हैं, मतलब लाइफ में जो दो दो पीक्स आते हैं, एक्चुअली ये मेल फीमेल इक्वली किसी में भी डेवलप होता है। अब तो आजकल तो बच्चों को भी हो रहा है, जो फास्ट फूड लाइफ आजकल चल गई है, तो उसमें तो मैं बच्चों को भी कितना देख रही हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, इन्फेंसी से लेकर बड़े होते तक, ठीक है। लेकिन जो टू पीक्स जो होती हैं इसकी अक्रेंस की, वो होती है 20 to 30 ईयर्स, और दूसरा होता है 50 to 60 ईयर्स, ठीक। और मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन इसकी होती है 28 ईयर्स, ठीक। 28 साल में, 28 साल की एज में ये कभी भी जो है ये आपका आ सकता है बीच में, मतलब एवरेज एज अगर आप मानेंगे तो ये एवरेज 28 ईयर्स में ये कभी भी प्रेजेंट हो सकती है। नो, मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या है? मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में तो भाई लोग ये कहते हैं कि मतलब इसके अंदर तो ये कि एक तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और इतना ज्यादा चलता है कि इफेक्ट तो आए ना आए दवाइयों का, उसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ज्यादातर लोग तो अनसेटिस्फाई होते हैं। मेरे क्लिनिक पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो तो यही कहते हैं कि मैम हमने बहुत दवाई खाई, हमने बहुत दवाई खाई, लेकिन ये मर्ज ठीक नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैम हमने दवाई तो खाई लेकिन हमने बीच में ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि ये
क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आने लग गए थे, मतलब लीवर पे, किडनी पे उनको असर महसूस होने लग गए थे, और उनको डर भी ये होता है कि उन दवाइयों से जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं। नाउ कम टू द कोमॉर्बिडिटीज ऑफ सोरियसिस। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म में अगर मरीज ठीक नहीं हुआ या उसने सोरियासिस का इलाज नहीं कराया तो उसको क्या क्या हो सकता है अलोंग विथ सोरियासिस? क्या क्या हो सकता है? ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये डेवलप हो सकता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अगर 5 साल तक मरीज ने इलाज नहीं कराया और वो ऐसे ही या फिर ऑफ एंड ऑन वो मेडिसिन के ऊपर रहा तो सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। नो सिस्टमिक डिजीजेस में क्या क्या जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको मिलेगा कोबनियस फिनोमेना। कोबनियस फिनोमेना वही होता है जैसे आपको चोट लग गई तो उस जगह पर वो सोरियासिस का लीजन डेवलप। नाउ एलिवेटेड ईएसआर, ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। यूरिक एसिड लेवल भी बढ़े हुए मिल सकते हैं आपको। यूरिक एसिड लेवल इसमें बढ़ जाता है, यहाँ सप्रा का इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, फिर पेशेंट को गाउट हो जाता है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो पेशेंट को गाउट भी हो सकता है। माइल्ड एनीमिया, एलिवेटेड मैक्रोग्लोब्यूलिन्स और एलिवेटेड आईजीए लेवल, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। इम्पैक्ट ऑफ सोरियासिस ऑन लाइफ, इम्पैक्ट ऑफ सोरियासिस ऑन लाइफ, जो एक बंदा जिसको सोरियासिस हो चुका है उसकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। सोरियासिस के पेशेंट को देखो इचिंग तो होती है, वो इचिंग की कंप्लेंट तो करेगा पर वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है या फिर होती ही नहीं है। वो शुरू में तो ये नहीं बोलेगा कि जी कोई भी हमें खुजली हुई, किसी भी तरीके की हमें कोई तकलीफ हुई, बस वो लीजन आपको दिखेगा, या फिर क्या आएगा कि जी कभी कभी हमें होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, प्रूराइटिस तो रहेगा माइल्ड टू मॉडरेट, और लॉस ऑफ जब जब पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, रिड्यूस सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस खत्म। बिल्कुल, कई पेशेंट तो ऐसे कहते हैं कि भाई बस अब हमारा, मतलब जिन जिनकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ तो यहाँ पर एक पेशेंट, मेरे पास लेडीज पेशेंट आई, तो मैं मतलब उसकी पूरी बॉडी, कोई हिस्सा नहीं बचा था, उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। तो बस वो ये बोलते हैं कि जी अब नहीं हमारा दिल करता, बिल्कुल ही दुनिया से वो हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू लिव। और दूसरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। दूसरा ये वो भी इसलिए भी खत्म होता है कि लोग उनसे परहेज करने लगते हैं, साथ में खाना पीने से भी परहेज करते हैं। अगर किसी के हाथ में पाल्मो प्लांटस हो, जैसे कोई भी उसके हाथ का ना खाएगा ना उसके साथ बैठ कर खाना पसंद करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो अमेरिका में वैसे है नेशनल एक सोरियासिस फाउंडेशन, इसके बारे में भी हमें सर ने बताया था कि जो एक नेशनल सोरियासिस फाउंडेशन की वेबसाइट बनी हुई है, तो वो लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। बहुत बड़ी है अमेरिका में, बहुत ज्यादा, मतलब इसकी सोरियासिस पेशेंट की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अगर सोरियासिस किसी को हो जाता है तो उसको क्या क्या चीजों का रिस्क रहता है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है? हाई ब्लड लिपिड्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे सोरियासिस? सबसे पहले तो उस पे छिलके जैसी स्किन दिखेगी, जिसको प्लाक सोरियासिस बोलते हैं। बक्कल जैसी सिल्वरी स्केल्स जो हैं वो उस पे दिखेंगे, मछली के जैसी चमकदार स्किन, और वो झड़ रहे होंगे, जिसको बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है कि सोरियासिस और डैंड्रफ बोलते हैं, तो वो स्कैल्प में भी पाई जाती है। मेरे पास कितने सारे लोग हैं जो फोन करके कहते हैं मैम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट दे दीजिए, जब स्कैल्प का फोटो मंगवाती हूँ तो पता चलता है उसे स्कैल्प सोरियासिस है।
तो जब तक इस सोरियासिस मैं ठीक नहीं कर दूंगी उसको बाल कैसे आएंगे, तो फिर मैं उस पर ही काम करती हूँ। ठीक, तो यहाँ सिल्वरी स्केल्स आपको दिखेंगे, ऑस्पिड साइज पॉजिटिव होगा। ऑस्पिड साइज मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर आप इफ यू रिमूव द स्केल विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड देयर आर पिन पॉइंट हेमरेजेस, वहां आपको ब्लीडिंग दिखेगी, बिल्कुल पिन पॉइंट ब्लीडिंग। नेल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थिम्बल फिटिंग, डॉक्टर में जरूरत, आपने मुझे एक फोटोग्राफ भेजा था, एक पिक भेजी थी, वो कैरेक्टरिस्टिक थी। ओके ओनेगोलाइसिस मैम। जो आपने मुझे जो भेजी थी, जी मैम। ओनेगोलाइसिस की बिल्कुल मतलब वो नेल डैमेज होगा। थिम्बल फिटिंग क्या होती है, इनिशियली जो नेल्स होते हैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ छोटे छोटे पहले गड्ढे पड़ने शुरू होंगे, ओके मैम। फिर वो मतलब नेल धीरे धीरे डैमेज होगा। आधा आधा नेल आप देखोगे, ग्रीन ग्रीन भी हो सकते हैं वो, थोड़े टूटे टूटे, आधा नेल डैमेज होगा फिर पूरा नेल डैमेज होगा, ऐसे पूरा का पूरा जो है वो नेल बेड सब कुछ मतलब उसमें डैमेज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ओनेगोलाइसिस। तो ये इसकी कोई भी स्टेज, नेल के इन्वॉल्वमेंट की कोई भी स्टेज आपको मिल सकती है। तो सोरियासिस के पेशेंट की जो नेल है ना वो सबसे पहले चेक करो। येलो कलर के भी नेल दिखेंगे आपको, ग्रीन कलर के भी दिखेंगे। ठीक, जॉइंट चेंजेस में आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस बता चुकी हूं मैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और ऑस्टियोलाइसिस। अब आपको मैं ये दो डिफरेंस बता देती हूँ। जो प्लाक सोरियासिस होते हैं उसके अंदर बक्कल ज्यादा होंगे। दूसरा एक सोरियासिस होता है जो जो मैक्सिमम आपको दिखेगा, उसके अंदर 20 से लेके 70% तक बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, और वो ही दिखेगा आपको सिल्वरी स्केल वाला। ठीक, लेकिन जो गटेड सोरियासिस है, जो गटेड सोरियासिस है उसके अंदर आपको बूंद बूंद जैसा, आप नाम लिख लीजिए इसके, इसके पिक्स आपको मिल जाएंगे, इसके पिक्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप देख लीजिए कहीं पर भी। और जब जो गटेड सोरियासिस होता है वो बूंद रेन ड्रॉप स्टाइल आपको दिखेगा, बूंद बूंद में, सिर्फ रेड रेड डॉट डॉट बूंद बूंद में। लेकिन जो प्लाक सोरियासिस है उसमें आपको फ्लेक्स ज्यादा दिखेंगे, डैंड्रफ की तरह, जैसे मैंने बताया। गटेड सोरियासिस में आपको फ्लेक्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ड्रॉप की तरह दिखेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन वो भी सोरियासिस है, उसको लोग जो है सबसे ज्यादा गटेड सोरियासिस को लोग मिसडायग्नोज करते हैं। कोई कहता है स्मॉल पॉक्स के निशान है, कोई चिकन पॉक्स, कोई कुछ बोलता है, बट दैट इज गटेड सोरियासिस। आप ऑनलाइन चेक करिए कितनी सारी उसकी पिक्चर्स गटेड सोरियासिस की। रेन ड्रॉप स्टाइल, रेड रेड कलर के डॉट पूरी बॉडी पर भी हो सकते हैं, एक लाइन में भी हो सकते हैं। ठीक, और उसके ऊपर थोड़े से मतलब हल्के फुल्के जो है वो स्केल्स आपको नजर आएंगे। और बाकी जो इन्फेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट वो किसी भी टाइप की सोरियासिस में हो सकता है, स्ट्रिप्टोकोकल, वायरल फेरेंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, ये किसी भी सोरियासिस के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक, नाउ पाल्मोप्लांटर सोरियासिस, ये भी डिस्टिंक्ट वैरायटी होती है। पाल्मोप्लांटर सोरियासिस में हैंड और फुट जो है वो पेशेंट के बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो काफी मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे काई सी जम गई है हैंड्स में। और मामूली सी डैंड्रफ या कट्स इस तरह को भी दिख सकते हैं हाथ में, लेकिन स्केल्स आपको दिखेंगे, स्केल्स आपको बिल्कुल विजिबली नजर आएंगे। ये बहुत कम देखने को मिलती है। और स्केल्स बिल्कुल ऐसे होंगे क्रस्ट की तरह, बहुत ज्यादा मोटी मोटी थिक एकदम लेयर होती है। एक होता है सोरियाटिक एरेथ्रोडर्मा। सोरियाटिक एरेथ्रोडर्मा में रेडनेस ज्यादा मिलेगी, वो भी बॉडी में चेस्ट बैक कहीं पर भी हो सकता है। सोरियाटिक एरेथ्रोडर्मा में रेडनेस ज्यादा मिलेगी, और फ्लेक्स या प्लाक्स जो है वो बहुत कम होगी। नाउ अब हम इसको जितना भी तक हमने करा उसके अंदर आप एक इसका एक खुलासा सा कर लेते हैं कि ये एक ऐसा मर्ज है जो मरीजों के अंदर जेनेटिकली प्रेजेंट होता है।
जिसको ट्रिगर फैक्टर लगता है। अब वो क्लिनिकली प्रेजेंटेशन जो है, जो मैंने आपको बताई, वो तो डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। अब वो डेंड्राइट सेल्स का स्टिमुलेशन होता है, टी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं और तादाद जो है वो सेल्स की, हमारे बॉडी के स्किन सेल, वो कई हजारों में बढ़ जाती है, कई हजारों में। तो वो एक एक बक्कल की तरह वहां इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। शेडिंग होती नहीं है, पुराने वाले सेल्स गिरते नहीं है, नए वाले जो है वो वहीं जमा होते रहते हैं। तो वहां तादाद जो है वो हजारों में हो जाती है। नॉन पस्ट्यूलर और पस्ट्यूलर में भी ये होता है कि जो पाल्मोप्लांटर सोरियोसिस होते हैं, ज्यादातर उसमें पस्ट्यूल्स इन्वॉल्व होता है। यानी कि अब यहाँ पर अगर आप पस्ट्यूलर है तो आप समझ लो कि बलगमी हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट होता है। पस्ट्यूलेगी आप, नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं। वो ज्यादातर हैंड और फुट में ही देखे मैंने, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ। अब आप, अब यहाँ इसको यूनानी से आप देखिए, इसमें यूनानी का कॉन्सेप्ट, अगर रफ्तार तेज हो रही है, मैंने पहले भी बोला था हाइपर प्रोलिफरेशन, हाइपर मतलब सफरा। इससे पहले भी मैंने ग्रुप में डाला था कि भाई हाइपर प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है सोरियासिस में। सोरियासिस मींस हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन सेल्स। तो हाइपर प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? दैट इज सफरा। तो वहां आप सफरा के तर्ज पे जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करें। और यहाँ ड्राइनेस का इन्वॉल्वमेंट है तो सौदा। तो यहाँ आप जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करें तो एक तो उसका जो है बाहर का खाना बंद करवा दीजिए, ऐसी कोई भी फूड जो उसकी बॉडी के अंदर फर्दर ड्राइनेस को पैदा करे। ठीक है, उसकी एंजाइटी को कम कीजिए, उसकी काउंसलिंग करें ताकि उसकी एंजाइटी कम हो। मैं बहुत काउंसलिंग करती हूँ सोरियासिस वालों की, आधा आधा घंटा काउंसलिंग करती हूँ। ठीक है। और दूसरा, उसका मॉइस्चर बढ़ाइए, बॉडी का मॉइस्चर। उसूल इलाज में यही सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो बॉडी का मॉइस्चर कैसे? सोरियासिस के पेशेंट को ऑलमोस्ट सारे तरह के ऑयल जो हैं वो मतलब आप दे सकते हैं, कोई सा भी। लेकिन जो एक मोतदिल ऑयल है जिसको मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो है कोकोनट ऑयल। अदरवाइज आमंड ऑयल, ओलिव ऑयल, और बहुत अच्छा रहता है लिंसीड ऑयल। ठीक है, वो आप दे सकते हैं। लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल बहुत अच्छा काम करता है। राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये भी दे सकते हैं। इसको लाइफ लॉन्ग एप्लीकेशन बताना है। और मैं कोकोनट ऑयल जो है उसको खिलाती भी हूँ, डाइट पे अपने शामिल कर लो। अदरवाइज आमंड ऑयल जो है वो उसको 5 से 6 बूंदे जो है वो डेली अपने दूध में डालकर या जैसे भी है आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। एक कॉम्बिनेशन भी आपको बता देती हूँ। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और अलसी का तेल, ये मिक्स करके तीनों जो है आप इसमें, इसके अंदर देखो ओमेगा 3, 6 जो है ये भी बढ़ जाता है फिर अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन ले लेते हो। तो ये इसको मिक्स करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप अपने उसको क्लाइंट को वो जो लीजन है वहां पर उसको लगवाइए और खिला भी सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं। विंटर्स जो होता है इनके लिए एग्रावेटिंग सीजन होता है। विंटर्स में बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है। अगर किसी की बॉडी में पहले से ही है तो वो ही ये बोलेगा कि मैम ये डॉक्टर साहब ये गर्मियों में तो ये ठीक हो जाता था ऑटोमेटिकली, फिर सर्दियों में ये अचानक से हमें नजर आने लग जाते हैं। और ये ऐसा तभी होता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया होता, वो जैसा जो खा रहा होता है पी रहा होता है वैसे ही चल रहा होता है, लेकिन तब भी उसके अंदर इस तरह के जो चेंजेस हैं सिर्फ मौसम के बदलने से, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के बदलने से जो है वो दिखने गया। इंटरनली जैसे कि मैंने बताया, रोगन बादाम की 5 बूंदे दूध में डालकर डेली किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। अब जो यूनानी का हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस्तफराग। इस्तफराग कैसे करेंगे? तो इस्तफराग हमारे यहाँ कैसे किया जाता है? फसद नंबर 1 सबसे अच्छा है। उस एरिया पे भी कर सकते हैं, उस एरिया पे ही कहीं से, और या फिर डिपेंडिंग पार्ट पे भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हिजामा भी कर सकते हैं, एरिया पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग पार्ट पे भी कर सकते हैं। और फसद हिजामा नहीं कर सकते तो लीच एप्लीकेशन कर दो, हो गया इस्तफराग। वो भी नहीं कर सकते तो जो है उसको, पेशेंट को पसीना आना चाहिए बस, क्या कहते हैं उसको, तारीख, तारीख, धूप में बिठा दो, किसी गर्म एनवायरनमेंट पे, गर्म मॉल में बिठा दो, तारीख हो गई, पसीना आ गया उसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं इस्तफराग। इदरार भी कर सकते हैं, डायूरेटिक।
उसको यूरिन आएगा, सफरा हुआ, और मुंजिज मुसिल का इस्तेमाल तो फिर लास्ट में है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसहाल दे दो, इसहाल मुंजिज और इसहाल जो है वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अरे भाई किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं ही बोल, से समथिंग। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जी मैम। बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि इसमें चारों खेत रहती है, तो मुंजिज मुसिल किस अकॉर्डिंग देना है? मुंजिज मुसिल आप सौदा सफरा दीजिए, मैं आपको भी मुंजिज मुसिल भी बता देती हूँ इसको। और अगर क्या कहते हैं, देखो पस्ट्यूलर है तो फिर यहाँ पर आपको दाफा ताफुन भी देना पड़ेगा, बलगम का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां आप दाफा ताफुन भी दीजिए मेडिसिन में। और सफरा है तो मैंने आपको बताया है कि सफरा में आप इसको तरी वाली चीजें, अभी डाइटोथेरेपी से आप ऐसे पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, जितनी भी तरी वाली चीजें हैं वो सब दीजिए इसको, ताकि बॉडी के अंदर तरी, जैसे हमने तरावट कैसे पैदा करी, अभी तो हम ऑयली खिला रहे हैं उसको, ऑयली लगा रहे हैं, लेकिन डाइट में भी आप इनको जितनी भी जो है ना मुरत्तिब, व्हाट डू यू कॉल इट, यस मुरत्तिब, मुरत्तिब जितनी भी ग़िज़ाएं हैं वो सोरियासिस के पेशेंट के लिए अमृत होती हैं। तरबूज, खरबूजा, कीड़ा, ककड़ी, लौकी, टिंडा, तोरी। व्हाट माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, सो अब हम इसमें क्या करेंगे मैनेजमेंट में? सबसे पहले तो मुकव्वी मनात, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो उसकी। काउंसलिंग के बाद देखो, काउंसलिंग के बिना स्किन में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो आधा अधूरा सही काम कर रहे हैं। काउंसलिंग नहीं करनी आती, भूल जाओ अब कि जी आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हो या यूनानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसमें उसका स्ट्रेस लेवल जैसे ही आपने कंट्रोल किया, वहीं आपने उसको बहुत अच्छे लेवल पर जो है तैयार कर दिया, उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि अब तुम ठीक हो गए और तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक, तो मुकव्वी मनात में सबसे पहले खमीरा मरवरीद खास है भाई, वो दे दो। उसके अलावा अजगंध, गिलो, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, ठीक, इनमें से कुछ भी आप एज अ मुकव्वी मनात दे सकते हैं। अजगंध आप जो है ना 1 चम्मच दे सकते हैं दूध में डाल के, या दूध से, दूध के साथ उसको दे सकते हैं। और अगर अजगन, तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज ले रहे हैं तो फिर टोटल का जो डोज होनी चाहिए वो 1 ही चम्मच होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ना मुसफ़िया ब्लड प्योरीफायर देना जरूरी है, वो भी आप दे दीजिए। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो इन हब्स वाले ही हैं सारे, सुनो, जब भी आप मुसफ़ी इसमें सोरियासिस की बात कर रहे हैं या फिर जितने भी सफरा के इन्वॉल्वमेंट वाले डिजीज होते हैं, जब भी आप मुसफ़ियाते दम देंगी तो मुसफ़ियाते दम ब्लड प्योरीफायर या लिवर टॉनिक जो यूनानी प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, लिख लो इसको। और मैंने किसी भी पॉइंट पर इतना जोर नहीं दिया क्योंकि सीधी सीधी बात की मैंने समझा दी। लेकिन अगर आपने कोई और ब्लड प्योरीफायर दे दिया जिसमें किसी भी तरह का मेटेलिक भस्म हुआ तो वो सोरियासिस के उसूल इलाज को बिल्कुल ही उल्टा कर देगा। इंस्टिट मतलब इंस्पाइट कि आपने ब्लड प्योरीफायर दिया है जो कि उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का हिस्सा है, फिर भी अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मेटेलिक भस्म हुआ तो वो ट्रिगर लगा देता है, वो सफरा को बढ़ा देता है, वो सफरा को बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आप यूनानी वो लेंगे ब्लड प्योरीफायर प्लीज, तो हमारे यूनानी में कोई भस्मों का इस्तेमाल नहीं होता। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आप तो मेडिसिन बनाते हो, तो आपके पास कोई स्पेशल जो ब्लड प्यूरिफायर है कोई बताइए स्पेसिफिक, जैसे मैं हब्बे मुसफ़्फ़ी खून दे देती हूँ, मैं कोई ऐसा कोई वो नहीं करती। अब नॉर्मली हब्बे मुसफ़्फ़ी खून दे दी अपनी यूनानी की,
जैसे मैम 2-3 कोई नाम कंपाउंड हाँ मैं ड्रग में बता बता रही हूँ, दीजिए। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर जो मुसफ़ियात दिए जाते हैं ना, देखो मुसफ़ियात ज्यादातर डॉक्टर मसर्रत ही बोल रही थी शायद, मैं ये जी बोल मैम। रही थी। हाँ श्योर। तो मैं ये बता रही थी कि जो जो ब्लड प्योरीफायर है ना बेटा, इसके अंदर तो वो जो है ना हार दर्जे की नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे ब्लड प्योरीफायर में देखो मुंडी, शातरा, चरायता, सरफूका, ये सब हार दर्जे की जो है मेडिसिन है, वो बिल्कुल नहीं देनी। जो एक जिनमें हरारत का लेवल कम हो, जैसे कि उशबा है आपका, ठीक है, उन्नाब है, आस है, आबनूस, संदल सफेद, संदल सुर्ख, ये आप दे सकते हैं, जूफा, इरसा, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं दे सकते, आप अगर हार्ड दर्जे की दवा देते हो या फिर कोई ऐसा ब्लड प्यूरिफायर का कॉम्बिनेशन दे देते हो भैया जिसके अंदर कोई मेटेलिक बस प्रेजेंट हुआ, तो वो काम एक तो नहीं करेगा, वो बात अलग है, काम ना करे वहां चलता है, लेकिन काम बिगाड़े नहीं आपकी मेडिसिन, पेशेंट का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है, पहले ही वो मतलब डिप्रेशन में है या एंजाइटी में, ठीक है, अगर उसका वो फिर उसका वो सफरा बढ़ा देगा, मेटेलिक बस हुआ उसमें चेक करके दिया। और क्या मुकबियाते कभी देना बहुत जरूरी होता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, वो जरूर देना है, उसके अंदर माजून दबीदुल वर्दी मुसक्किनात या दाफा ताकुन, दोनों कुर्से काफूर काम कर देगा यहाँ। कुर्से काफूर एक ऐसी चीज है जो उसको सुकून भी देता है, और जो मतलब दाफा ताफुन भी है, ठीक है। तो वो ये आप दे सकते हो, शरबत दीनार दे सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? दाफा उफूनत में कुर्से काफूर और माजून उशबा या उशबा किसी और दूसरे फॉर्म में भी जो है वो काम कर जाएगी। ज्यादा दवाइयां है ही नहीं कि मैं तो नहीं देती। मैम ये शरबत संदल दे सकते हैं? पेशेंट की कंडीशन को देखो, शरबत संदल बिल्कुल प्योर फॉर्म में बहुत ज्यादा वो हो जाता है ठंडा, लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन देखो ना, जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से चलो, जैसी कंडीशन दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ये है कि आपको ये देखना उसके साथ फिर आपको क्या लगाना है। शरबत संदल ओके। बेसिकली बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ चलाओ। अब इसके अंदर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर आप मुसक्किनात, मुकश्शिरात, मुअल्लिलात और दाफ़े उफूनत, वो भी फिर मैं वही बोलूंगी कि कोई ऐसी चीज जो वो छिलकों को हटा दे, उफूनत को खत्म कर दे, और क्या करे, वहां से जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो वास्कुलर चेंजेस है, अभी जो बताया आपने कि सोरियासिस की जो जगह होगी वहां क्या चीजें मिलेंगी, हाइपर प्रोलिफरेशन, वास्कुलर चेंजेस, और क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये जो इन चीजों को खत्म करती, ठीक है। सोरियासिस, आप बस 3 चीजों के मजमूए के नाम को जो है वो सोरियासिस बोलते हैं। बताइए मैंने क्या बताया आपको? हाइपर प्रोलिफरेशन, इन्फ्लेमेशन एंड वास्कुलर चेंजेस, ये 3 चीजें होंगी, सोरियासिस पक्का है, कंफर्म है, बस। तो अभी इसको ठीक करना है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? काफा उफूनत में फिर वही मैंने बता दिया, यहाँ काफूर का रोल है, ठीक, काफूर का रोल है। आप गंधक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाफा ताफून है, किसी का कॉम्बिनेशन कुछ मिलाकर दे दीजिए, सुहागा का भी इस्तेमाल हो सकता है और काफूर का भी इस्तेमाल हो सकता है। मुदाफ़ा हुकूमत है, गंधक मुहल्लिलात में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को भी खत्म करती है, ठीक है। मुकश्शिरात, मुकश्शिरात मतलब छिलकों को हटाने वाला, सुहागा, तो इन इन चीजों को आप किसी भी तेल में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है ना। इलाज बिल गिजा, इलाज बिल गिजा में आप मैंने बता दिया, जितनी भी मुबर्रिद, मुरत्तिब, मुसक्किन और दाफा सफरा दवा होंगी, कहाँ पर थी मैं? तो जितने भी आपको पेशेंट को मना करना है, हॉट स्पाइसी फूड नहीं खाना है बिल्कुल भी, वो नॉनवेज नहीं खाना है, ज्यादा सॉल्टी डाइट नहीं खानी है, पैक फूड आइटम नहीं खाने हैं,
जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं पैक्ड फूड आइटम्स में, वो नहीं खाने हैं। और ज्यादातर जो सफरा को मैंने जैसे बता दिया, जितनी भी मुरत्तिब ग़िज़ाएं वो आप सब दे सकते हैं। खट्टी चीजें इसमें सब दे सकते हैं। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट में खट्टी चीजें मना होती हैं, और सोरियासिस के जबकि दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अपोजिट है। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट में खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं देते, और सोरियासिस के पेशेंट में खट्टी चीजें देते हैं। बस ये याद रखिए। अब बता दीजिए किसी का कोई सवाल है तो, मेरा तो चैप्टर हो चुका है। मेरी दो सोरियासिस के लिए मैंने दो चीजें बनाई हुई हैं। एक सोरियासिस ऑइंटमेंट है और एक सोरियासिस सोरा सोप है। सोरा सोप और सोरा ऑइंटमेंट, बस मैं यही लगवाती हूँ लोकल एप्लीकेशन में, बाकी कोकोनट ऑयल लगवाती हूँ। और सोरियासिस ऑइंटमेंट का बेस यही है जो मैंने आपको सब बता दिया है, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ हिडन नहीं है, यही बताया मैंने, यही सब बनाया। इसी को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर, नहीं तो आप तेल में मिलाकर भी लगवा सकते हैं एप्लीकेशन को। दस्त शोया पास शोया जो है, एक ऐसा होता है कि अगर किसी के नेल्स में है तो यही जो है, यही चीजों को अपने हाथ डुबा दीजिए, गर्म पानी में घोलिए, ठीक है, और इनको डालकर जो है वो आधे घंटे जो है गर्म पानी में 15 मिनट तो मिनिमम है ही, डाल दीजिए, और नहीं तो इसी से जो है सर धुलवा। ठीक। अब बताइए किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मेरा। हाँ, मैंने ये एक मुंजिज का सवाल पूछा था किसी ने, तो वो जी मैम। मुंजिज का आप नुस्खा लिख लीजिए। मुंजिज सौदा सफरा, ठीक। तुरबुत 5 ग्राम, अफ्तीमून 5 ग्राम, वारिकून 5 ग्राम, और सनाए मक्की 2 ग्राम। और अगर पेशेंट को बाई चांस सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाता है तो फिर आप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करें मैम ये साथ साथ। एकदम ठीक है, जरा से प्लीज रिपीट कर दिए। तुरबुद, अफनीतून, सना मक्खी, तुरबुद, अफ्तीमून, गारिकून, सनाए मक्खी। तुरबुद, अफ्तीमून, गारिकून 5-5 ग्राम ले लीजिए, सनाए मक्खी थोड़ा कम ले लीजिए, 2 ग्राम ले लीजिए। मैम मैम ये इसको जोशी देना बना क्या है? करना है जी, ये इसे जोशाना देना कैसे है? जोशांदा फॉर्म में। मैम ओडी या बीडी? भाई एक ही बात हो। मैम कोई स्पेसिफिक एक ही बात है। हिजामा पॉइंट, हिजामा इस्तफ्राव में? हिजामा उसी लीजन पे कर सकते हैं, या डिपेंडिंग पार्ट पे भी कर सकते हैं, मतलब जहां पर लीजन है वहां भी कर सकते हैं, उसके आसपास के एरिया में भी कर सकते हैं। और अगर आर्थराइटिस है तो क्या करोगे? आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर लेना, आर्थराइटिस का नुस्खा भी लिख लो। बहुत अच्छा, बहुत कामयाब नुस्खा है, किसी भी आर्थराइटिस में काम आता है। सूरंजान, बोजीदान, जंजबील, अजगन, अम्बजन पाउडर बना के 5 ग्राम बीडी। मैम बंद कर दीजिए। सूरंजान, बोजीदान, जंजबील, अजगंध। क्वांटिटी मैम? इसके कैप्सूल बना लो तो, यानी तो 500 मिलीग्राम के बीडी डोज में दे देना। और आर्थराइटिस में जो है ना, हब्बे मुकई बहुत अच्छा काम करती है। त्रिफल मुकई भी दे सकती हो, आधा चम्मच 2 बार। पौधा का भी तनखे हो जाएगा मुकई का इस्तेमाल करोगी तो। रोगन अहमद जदीद भी लगवा सकती हो, आर्थराइटिस में रोगन सुर्ख भी लगवा सकती हो, लेकिन मैम ये सोरियासिस पर।
हाँ, सोरियासिस ये का सारे ट्रीटमेंट जी जी मैम, बोलिए। ये सारे सेम मैम क्वांटिटी में रोगन लेके बता दीजिए। 500 का कैप्सूल बना के बीडी देना है मैम। हाँ, वो तो दे ही सकती हो। अगर वो जी नहीं देना तो इत्रिफल मुकिल भी दे सकती हो, आधा चम्मच, 2 ग्राम, आधा चम्मच 2 बार, 5 ग्राम बीडी, आधा चम्मच मतलब 5 ग्राम। जी मैम और अपना बनाना है कैप्सूल को। कर दीजिए। रोगन अहमर जदीद, रोगन अहमर जदीद, रोगन सुर्ख, ये लगवा आर्थराइटिस वालों के लिए बोल रही हूँ बच्चे। मैं सोरियासिस का खत्म हो चुका है, जिनको सोरियासिस के साथ आर्थराइटिस डेवलप हो गया तो आर्थराइटिस का भी आप ट्रीटमेंट करोगी साथ साथ। मैम वो लोकल एप्लीकेशन में मैंने सोरियासिस जो इस कोकोनट ऑयल कॉम्बिनेशन से यूनानी के जो फ्लैक्स और कोकोनट ऑयल के साथ तीसरा कौन सा मैम ऑयल बताया था आपने लोकल एप्लीकेशन कोकोनट के? ऑयल के अलावा जो है मैंने बताया तो लिंसीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और एक कॉम्बिनेशन भी नया बताया, वो तीनों ऑयल मिला करके लगा भी सकते हो। देखो, एप्लीकेशन जो होगी ना वो लाइफ टाइम होगी। मैंने जो सोप बनाया है सोरियासिस का, जो मैंने सोरा सोप बनाया, उसके अंदर यही ऑयल से, वो कोई इतनी आसानी से नहीं, उसमें मैंने यही एक्सपेंसिव ऑयल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और यही यूनानी की मेडिसिन है। कोई वो, लेकिन वो एक इतनी अच्छी, मतलब एक ऐसे रेशियो में इस्तेमाल करें कि पेशेंट लाइफ टाइम उसको यूज करे, तो वो मतलब उसकी बॉडी ड्राई नहीं होती और ना ही वहां लीजन जो है वो फैलता पड़ता, डेवलप होता। तो ऐसा ही आप कुछ बना सकते हो। इसी इन्हीं ऑयल पे से कोई एक सिंगल ऑयल भी लोगे ना तो वो भी काम कर जाएगा। यहाँ ऑयल का मामला ऐसा होता है कि पेशेंट जो है बहुत सारे सोरियासिस के जो है ना बेटा वो अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने तो यही देखा है बहुत कम। मैंने, हालांकि ये तो किसी भी मतलब स्टेटस के लोगों को हो सकती है, अमीर गरीब कोई भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी एरिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है कि वो ऑयल लगाएगा तो वो बहुत, मतलब उसे लाइफ टाइम ही लगाना है, उसे लाइफ टाइम ही खाना है, कोकोनट ऑयल उसे लाइफ टाइम खाना है। मैं तो खिलाती हूँ भाई, मैं तो उसको बोल देती हूँ कि तुम अपना ऑयल चेंज कर दो, अब इन्हीं में से कुछ खाओगे। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और अलसी लिनसीड ऑयल, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन बता दीजिए। नहीं तो अगर और हायर साइड पे जाना है तो जैतून का तेल, और हायर साइड पे जाना है तो आमंड, लेकिन जैतून का तेल मैं सफरा वालों को नहीं खिलाती, इसलिए मैंने तो सिर्फ नारियल का तेल पकड़ रखा है। वो बैलेंस है, चीप एंड बेस्ट। ओके मैम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लगवा दें और कोकोनट ऑयल खिलवा दें मैम। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा मैम मैं बता डॉक्टर दीजिए। असद बोल रहा हूँ, डॉक्टर असद मैम लखनऊ से। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों का कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन में उसको लोकली अप्लाई करवा दें और ईडिबल ऑयल में कोकोनट ऑयल का जो है चेंज करा दें कि कोकोनट ऑयल यूज हाँ, करें। डाइट में, जैसे कि वो दूध में मिला के पी लें, या मतलब जो भी सब्जी वगैरह है वो उसमें बना लें, ठीक, ये बेहतर। कह रही हूँ मैं आपसे। और एक चीज और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, माशाल्लाह आपने इतने अच्छे से ब्रीफ किया सारी चीजें। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें कि मान ली नट शेल अगर आपके पास पेशेंट आए और आप उसको एक प्रेस्क्रिप्शन कर रही हैं तो उसको एक नट शेल में क्या क्या चीजें आप उस प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती, डॉक्टर साहब ताकि मुझे वो बिल्कुल, डॉक्टर साहब थोड़ा आप हायर उस पर बोलिए, मैं बिल्कुल, आपके वर्ड्स ना क्लियर भी है ही नहीं, मुझे मैं समझ ही नहीं पा रही आप क्या बोल ओके। रहे हम हैं। मैम, अब मेरी आवाज आ रही, अब आ रही मैम? हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ी क्लियर। हम ये कह रहे हैं माशाल्लाह आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले जज़ाकल्लाह खैर मैम, इतना अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट ये चाह रहे थे कि मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया हुआ है और आपको उसको एक पूरा प्रेस्क्रिप्शन देना है, तो अगर उसका एक नटशेल आप पूरा एक प्रेस्क्रिप्शन बनाए तो इनमें क्या क्या कैसे चीजें आप वो करें, क्योंकि आपने चीजें माशाल्लाह बताई इतने अच्छे से। नहीं और डॉक्टर हम साहब, चाहते थे कि मुझे ये बताइए, अब मैंने ये बोला ना कि इसके अंदर पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, वो किस स्टेज पर आया आपके पास, जी वो ओके। भी तो डिपेंड करता है ना। मैं तो सबसे डेफिनेटली पहले उसकी काउंसलिंग करके डाइट चेंज करने का वादा ले लेती हूँ, ओके। लिटरली।
तभी मैं उसको बोलती हूँ, अगर आप मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका सुनोगे तो बहुत ही आप हैरान होंगे। मैं तो बहुत ही अजीब और बहुत ही रफ एंड टफ तरीका है काम करने का। नहीं, हम मैं तो काम भगा भी लेती हूँ अपने देखो, पेशेंट्स को, हम मतलब मैं इंशाल्लाह आई उसको हैव अच्छे नेवर से बोल चेज्ड माय पेशेंट्स, आई हैव नेवर चेज, मैं तो भगा देती हूँ। अगर मेरे कोई कहना नहीं मानता, मैं उसको कहती हूँ नहीं भाग जाओ, मैं नहीं करूंगी आपका ट्रीटमेंट, सीधा बोलती हूँ। मेरा तो यही, और मेरा अब से नहीं, शुरू से यही 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 एटीट्यूड, यही बिहेवियर रहा है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट न जाने कहाँ से आते हैं, मुझे खोजते हुए आते हैं। और वही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और ये भी नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ, देखिए मेरे बच्चे भी हैं जो भी फैमिली को उसी तरीके से देखती हूँ और उसी तरीके से काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। काउंसलिंग पॉइंट, अब ये कैसे बताऊं काउंसलिंग पॉइंट फॉर पेशेंट प्लीज। अरे भैया उसकी एंग्जाइटी कम करो, तुम्हारे बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको, और तुम पल्स पकड़ोगी तो वैसे ही पता चल जाएगा सफरावी पल्स है। मैक्सिमम सफरावी पल्स होती है, मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मैक्सिमम। और दूसरे नंबर पे सौदा हुई होती है। मुझे तो बलगमी वाले बहुत कम मिले, अगर वहां सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो समझ लो बलगमी हेल्थ इन्वॉल्व है, अदरवाइज नहीं है। टी लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट मैंने इसलिए बता दिया था कि भाई दम का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम यूनानी में ये कह सकते हैं कि चारों खिलते इन्वॉल्व होती हैं। पर काम प्रैक्टिकली जो किया जाता है वो सफरा और सौदा पे ही किया जाता है। बिल्कुल डार्क कलर का भी दिखेगा तुम्हें सोरियासिस लीजन, वो सौदा का इन्वॉल्वमेंट, उसमें दो ना इतनी फलमुखी और मुंजिज मुसिल, वहां तुम्हें जहां तुम्हें दिखे कि बिल्कुल ही काला रंग का हो गया लीजन, बिल्कुल काली सी पट्टी बनी है, लेकिन बेटा वो लोग जो होते हैं ना, वो वाले जो पेशेंट होते हैं इतने ढीठ होते हैं, लिटरली मैं बताऊं। एक तो वो बिल्कुल ही मतलब उम्मीद ही छोड़ चुके होते हैं, दूसरा वो ड्रिंक करते होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ड्रिंक करते होते हैं, जिनका काला मैंने देखा लीजन्स, वो मतलब डेली बेसिस पर ड्रिंक करने वाले लोग थे। हालांकि मैं उनको भी ट्रीट करती, लेकिन मैं फिर हाथ नहीं रखा पेशेंट को। एक बार उससे बात करी, बात तो मैं जरूर करती हूँ जब मेरे पास आया है कोई, लेकिन मैं ये समझ जाती हूँ कि पेशेंट जो है वो मुझे फॉलो करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उसको नहीं, मतलब मैं नहीं करती। जो सौदा वाले होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो वो मिजाज में भी उनके ये चीज होती है कि वो इतनी जल्दी जो है वो किसी भी चीज को अडेप्ट नहीं करते। और लेकिन उनका लीजन बहुत काले होते हैं, बहुत एकदम डार्क कलर के जिद्दी पैचेस, बहुत ही तंग होते हैं वो। लेकिन वो क्रोनिक ड्रंक करने वाले लोग होते हैं जो अभी तक मैंने देखा। ऐसे मैंने किसी को बीमारी की वजह से सौदावी में बदलते हुए नहीं देखा भाई। सोरियासिस को वो सफरा के लेवल तक ही रहता है, हाइपर प्रोलिफरेशन दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, बहुत ज्यादा लाल दिखेगा, लेकिन सौदा में बदलते हुए मैंने नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रही हूँ। किसी की लंबे टाइम तक किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड चल गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल गए, तो उसके बाद जो लीजन सामने आएगा वो सफरावी लीजन ही होगा। बस वहीं पर ही काम करना शुरू कर दो। और क्या बताया मैंने, मुकव्विया मनात में बहुत अच्छा काम करता है खमीरा मरवरीद खास, आप देख के देखना, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट भी काफी हद तक कंसोल हो जाएगा। बाकी तो एरिया को ड्राई नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो जो वो होता है राइटिया टिंक्टोरिया ऑयल जो होता है, इंदर जो तल्ख या शीरीन वाला जो ऑयल होता है, उस पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं कि भाई उस पे उसका जो तेल है वो सोरियासिस में काम करता है, आता है कोकोनट ऑयल पे बना हुआ। बस वो यहाँ पर ये है उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो आप सही नहीं है तो वो भी रिजल्ट नहीं देता। तो इसलिए जो है प्लेन कोकोनट ऑयल पे रिलाई करना जो है वो सही है। लेकिन इसका भी रिजल्ट मैंने देखा है, जो मैंने आपको बताया राइटिया टिंक्टोरिया का। ठीक, और किसी का कोई सवाल है? उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हम इंदर जो से जो हम ऑयल बनाते हैं, और वो उसका सोरियासिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो डिफरेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते उसके पत्तों को उबाल लें, पका लें, वो सनलाइट में बनता है तो तभी काम करता है वो, उसमें भी, और ओपन में बनता है। तो आपको जो फाइनली जो आउटपुट मिलेगा, जो ऑयल आपको मिलेगा, दैट इज पर्पलिश रेड कलर का ऑयल मिलेगा। दैट वर्क्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ, अगर इसके साथ में सोरियासिस के साथ में ब्लड प्रेशर भी डेवलप हो गया है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से वही होगा? सफरा है ना वो, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है,
उसको करो, उसको ब्लड प्रेशर कैसा, हाई लो। बीपी किस तरह से कंट्रोल होगा इसमें? भाई ठीक है, मैंने बैठिए। आपको ये बताया कि आप जब उसको मुरत्तिब ग़िज़ाएं देंगी या माजून दबीदुल वर्द का इस्तेमाल करिएगा, और अगर बीपी या उसके साथ उसके जो रिलेटेड जो सिम्टम्स या साइन है उसको ट्रीट करिए डॉक्टर साहब। जी जी कंट्रोल क्या शुक्रिया। करना है, उसको तो दवा तो देनी ही है आपको। जी 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 इसीलिए मैंने आपको बता रही हूँ बार बार कि पेशेंट एंजाइटी की वजह, देखो मैंने तो बताया ना, हाई ब्लड प्रेशर तो डेवलप होगा, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आएंगे, क्यों, वो सारे एंजाइटी की वजह से उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। आप सबसे पहले वहीं काम करिए। जी मैं बार बार आपको यही तो बोल रही हूँ, सबसे पहले उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन पे काम कर लिए। अगर आपने वहां काम कर लिया, आप वहां कामयाब हो गए, तो आपने ठीक कर दिया पेशेंट, बात खत्म। थैंक यू मैडम। एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता, देखो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, पर मैं ऐसे ही काम करती हूँ और मेरे पेशेंट्स के रिजल्ट भी मैं शेयर करती हूँ। देखो ऐसा तो है नहीं कि जी मैं जो शेयर करती हूँ वो सारे वही रिजल्ट्स होते हैं जो मेरे हैं। ठीक है, चलिए और कोई। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, मैंने आपको उसका जो है किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो तो मैं समझा। अगर आपने उस चीज को समझ लिया ना कि ये होता ही क्यों है, तो बस आपने ठीक कर लिया। आप उसी पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको शुरू में बताया। हम जेनेटिक लेवल को ठीक नहीं कर सकते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम को भी नहीं हम, लेकिन हाँ हम इस चीज पर काम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो यूनानी मेडिसिन है वो उसके इनिशिएशन को ही रोक देती है। देखो मेरे पास एक बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जहां वो पैक्ड फूड आइटम खाना शुरू करता है, उसकी बॉडी में उसकी दादी को थी, वो भी मेरे पास आती थी, उनके हैंड्स में थी। ठीक है, तो मैंने उनको भी ट्रीट किया, तो वो जीन्स में लेकर आया ना, अब वो बच्चा मेरे पास आता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैं उसको यही देती हूँ। अब वो बच्चा भी एट प्रेजेंट वो हमीरा मरवरी खास पे शरबत उन्नाब पे है, यही देती हूँ मैं उसको, डीवॉर्म कर देती हूँ, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरा ये, सबसे पहले मैं डीवॉर्म करती हूँ पेशेंट को, कीड़ों की दवाई दे दी। लेकिन वो जहां बच्चा बाहर जाता है, कुछ खाता पीता है, उसको फिर से वो हो जाता है। तो मैं उसकी मदर को ये बात बता चुकी हूँ कि जहां ये खाएगा प्रिजर्वेटिव बेस्ड कोई भी पैक्ड फूड आइटम खाएगा, इसकी बॉडी में जीन से देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये इसको ट्रिगर लगाती हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करें डॉक्टर साहब, इजाजत देंगे मुझे, और या किसी का कुछ रहता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत कुछ तो बोलो। अरे ये मत दो मुझे अप्रिसिएशन, बात करो मुझसे। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पीछे से? जी मैम। मैम जी मैम। तो अब कर लोगे ना ट्रीटमेंट सोरियासिस का कॉन्फिडेंस के साथ, यूनानी से? स्टेरॉइड मत देना बिल्कुल भी, जी मैम इंशाल्लाह। बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं देना। हाँ बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं देना, और कॉन्फिडेंस के साथ उसको जो मैंने बताया लोकल एप्लीकेशन में भी बताया दिया आपको कि भाई हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वही सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपने दे देना है बस। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, खुद आप पढ़िए, किताब खोलिए पढ़िए, कौन से मुसक्किन आते, कौन से मुकश्शिर आते हैं, कौन से मुहल्लिल आते, कौन से दाफे ताफून है, वो सब पढ़िए, उनमें से कुछ कोई सा भी दे सकते हैं। मैंने तो आपको बेस बता दिया, उसमें से आप देखिए कौन से हैं। और हायर लेवल के भी मुकश्शिरात आपको मुकश्शिरात मतलब छिलके हटाने वाली कोई भी दवा, छीलने वाली। ठीक है, उसमें जो है मैं जो एक एवरेज लेवल का है मैंने आपको बता दिया, सुहागा है, उसका इस्तेमाल कर सकते मैम मुकश्शिरात लोकली ही होगा ना यूज? हैं। यस यस ऑफ कोर्स, लोकली। मरहम काफूर का भी इस्तेमाल करती हूँ मैं अपने क्लिनिक में। सिर्फ कई बार पेशेंट बहुत खुजली से परेशान हो जाता तो मैं उसको सिर्फ मरहम काफूर ही दे देती हूँ, भाई उसको रिलीफ तो देना है उसको, या उसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दिख रही है, मुझे इतनी ज्यादा रेडनेस है, तो मैं दे देती हूँ मरहम काफूर दे देती हूँ।
बाकी कोकोन नारियल का तेल लगवाना मैं बिल्कुल बंद नहीं करती, कि वो तो लगाना ही लगाना है, नहाने के बाद लगाना है, बॉडी बिल्कुल ड्राई नहीं होती। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मैं हर 2 घंटे के बाद एप्लीकेशन करवाती हूँ। एरिया ड्राई नहीं होना चाहिए आप, ठीक है डॉक्टर? चलिए, लेट्स एंड विद टुडेज सेशन। दुआए खैर में याद रखें, अगर Thank किसी you, का ma'am. कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में भी डाल सकता है, इन एंड हर्ब्स में, ठीक है? Thank you, Jazakallah. इंशाल्लाह दूसरी क्लास में मिलते हैं कोई अच्छा सा